जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की यह वीडियो संपूर्ण यानी कि कंप्लीट उत्तर प्रदेश पर आधारित है और इस वीडियो में यूपी जीके को बिल्कुल जीरो से उठाया गया है और इसी वीडियो में साथियों यूपी जीके के उस लेवल तक आपको पहुंचा दिया जाएगा जिस लेवल से बाहर आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो शुरू हो जाइए साथियों, ये वर्दी की जंग है आपके लिए और इस वर्दी की जंग की अगर बात करें साथियों, इस वर्दी की जंग को आपको हर हालत में जीतना है। तो 100 क्वेश्चन होंगे साथियों आज की इस वीडियो में और इन 100 क्वेश्चन के माध्यम से पूरी यूपी जीके को खत्म करेंगे। तो पहले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री साथियों कौन थी। तो आपको मालूम होना चाहिए सुचिता कृपलानी ही उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए साथियों उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद वल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल साथियों कौन थी, तो इनका नाम है सरोजिनी नायडू और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, देखिए राज्यपाल की अगर समय अवधि की बात करिए, सीएम नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर राज्यपाल लिखा होना चाहिए। तो ये जो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी साथियों सुचिता कृपलानी, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1947 में राज्यपाल बनी थी 1949 तक के लिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष साथियों कौन सा है। तो अशोक वृक्ष की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो बारहसिंगा है। राजकीय पशु की अगर बात करें साथियों, ठीक है ना, राष्ट्रीय यहाँ पर साथियों कुछ मिस्टेक हो गई है, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी यहां पर आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। राजकीय पक्षी की अगर बात करें तो सारस या क्रॉन्च है। राजकीय खेल की जब हम बात करते हैं तो हॉकी है और राजकीय पुष्प की अगर बात करें तो पलाश है। तो इतनी जानकारी भी आपको साथियों याद रखना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है तो वीडियो में ही मैं आपको बता दूंगा कि ये पीडीएफ आप साथियों कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर इनमें से कौन सी है, तो मैं कहूंगा शारदा नहर की जब हम बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ये सभी के सभी क्वेश्चन साथियों आपके मनोमस्तिष्क में कैसे फीड हो जाएंगे, कैसे स्टोर हो जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और वीडियो के एंड में आप लोग देखेंगे कि आप यूपी जीके के सेक्शन में साथियों महारथी बन चुके हैं। 5वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। तो मैं कहूंगा नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना यूपी में सबसे पहले की गई थी। उसके बाद अगर यहां पर बात करते हैं कि नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में हुई थी। नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में है साथियों, तो ये उन्नाव में है। और नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम बदलकर अब क्या हो गया है, तो शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। ये जानकारी भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो अगर बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर में ही साथियों चौधरी चरण सिंह स्टेडियम है, ये आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। लेकिन अगर यहां पर हम बात करें कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां पर है, तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा साथियों लखनऊ में है, ठीक है ना। और स्टेडियम की बात करें साथियों तो मुजफ्फरनगर में है। तो दोनों ही बातें आप लोग क्या करेंगे, आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। साथियों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि आप इस क्लास को साथियों लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने साथियों वीडियो को शेयर नहीं किया तो तुरंत शेयर भी कर देंगे और साथियों सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे। क्यों, क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूं कि रोजाना रात्रि 8 बजे इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा पेपर कराया जाता है। यानी कि रात्रि 8 बजे साथियों एक लाइव क्लास होती है जिसमें मैं आपको साथियों सबसे पहले हिंदी कराता हूं, उसके बाद साथियों जीएस यूपी जीके कराता हूं, फिर साथियों मैथ कराता हूं, फिर साथियों रीजनिंग कराता हूं। तो ये लगभग 1 घंटे की क्लास होती है। मेरा मानना है कि मैं डेली साथियों सभी विषयों का, सभी टॉपिक का आपको रिवीजन करवा देता हूं और मैं कह सकता हूं कि एग्जाम तक अगर आप ये क्लास ले लेते हैं तो कोई दुनिया की ताकत आपको एग्जाम को क्रैक करने से साथियों नहीं रोक सकती, ठीक है ना। तो डेली साथियों आपको इस क्लास में भी आना होगा। चलिए उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों मलिहाबाद का जो आम है साथियों वो दशहरी आम है, ये विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए साथियों लंगड़ा आम बनारस का एक प्रसिद्ध आम है, ठीक है, ये एक तरीके से साथियों किस्म है आम की।
उसके बाद देखिए साथियों कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, मुझे बताइए। तो जब हम बात करते हैं साथियों श्रावस्ती की, तो श्रावस्ती यूपी का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है साथियों। उसके बाद देखिए यूपी का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। तो ये दोनों गोल्डन पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। जो पूरी साथियों यूपी जीके की मलाई बनती है एक तरीके से कहा जाए, जो भी चुनिंदा क्वेश्चंस बनते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं साथियों, वो आज की इस वीडियो में मैंने लिए हैं और टॉप 100 क्वेश्चन लिए हैं साथियों यहां पर। तो आप कंप्लीट साथियों जी के यहां पर देखकर जाएंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। 9वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाई जाती है। तो यूरेनियम की अगर बात करें साथियों तो ललितपुर में पाई जाती है। कहां पर साथियों, ललितपुर में पाई जाती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अगर आपसे पूछा जाए कि पाइराइट्स कहां पर पाया जाता है, तो ये सोनभद्र में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र साथियों ये कहां पर स्थित है। तो ये साथियों नरौरा में स्थित है। कई बार आपसे एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा में स्थित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो मैं कहूंगा पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से की गई थी उत्तर प्रदेश में साथियों ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, ये सोनभद्र के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या होगा, बताइए। तो ये सवाल आपसे एग्जाम में यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और अब साथियों आने वाली शिफ्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए साथियों यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए साथियों जो भी आपकी एक तरीके से 2024 से लेकर 2006 से लेकर 2024 तक की जितने भी यूपी पुलिस के कांस्टेबल के पेपर हुए हैं साथियों, लगभग 18 शिफ्ट हुई हैं। तो साथियों ये आपको एक पीडीएफ के माध्यम से दी जा रही है 18 शिफ्ट का सॉल्यूशन। इसमें सभी सब्जेक्टों का हल होगा साथियों, सभी सब्जेक्ट का हल होगा, सॉल्यूशन होगा। और साथियों हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी का क्वेश्चन होगा, उसके नीचे आंसर लिखा होगा और उसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखे होंगे जो अब आपकी आने वाली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर साथियों प्रश्न के से संबंधित जानकारी भी वहां पर है। तो ये पीडीएफ साथियों आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ पीडीएफ आपको कितने रुपए में दी जा रही है, सिर्फ आपको साथियों 25 रुपए में ये पीडीएफ दी जा रही है। कैसे आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं साथियों, यहां पर नीचे मोर लिखा होगा, MORE, नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पीडीएफ प्राप्त करने का लिंक वहां पर होगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप तक साथियों पहुंच जाएंगे। वहां पर व्हाट्सएप में साथियों आप मैसेज करेंगे तो आपको एक बारकोड दूंगा साथियों, उस बारकोड पर साथियों आपको पेमेंट करना है 25 रुपए का और फिर आपको बता देना है कि भाई इस नाम से पेमेंट आया है। तो तुरंत साथियों आपको ये पीडीएफ व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएगी। चलिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 100 संख्या है। राइट आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में सदस्यों की संख्या, देखिए लोकसभा की सीटों की अगर बात करें तो 80 है लोकसभा की सीटें। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 31 है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 403 है। और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अभी मैंने आपको बताई साथियों 100 है। तो ये जानकारी भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी साथियों कब चलाई गई थी। देखिए ये भारत की बात नहीं चल रही है, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1859 में उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों कहां पर की गई थी। तो यह साथियों पंतनगर में की गई थी पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। उसके बाद देखिए भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में साथियों स्थापित किया गया और पंतनगर में स्थापित किया गया। अब इसका नाम साथियों क्या हो गया है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय अब इसका नाम हो गया है। ये भी आपको साथियों याद रखना है। साथियों इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको इतना ज्यादा कंटेंट दिया जा रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत अधिक समय आपका लिया जाए और बहुत कम आपको कंटेंट दिया जाए। तो
समय आपका कम लिया जाता है और कंटेंट आपको साथियों सबसे ज्यादा दिया जाता है। तो ये एक ऐसा चैनल है साथियों जो समय की परवाह नहीं करता है। आपको आप देखते होंगे साथियों रात्रि 8 बजे वाली क्लास में जो अदर टीचर साथियों एक एक घंटे में एक एक सब्जेक्ट को निपटाते हैं, मैं एक घंटे में चारों सब्जेक्ट का आपको निचोड़ साथियों आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ठीक है, और मैं पूरी उसमें जान लगाता हूं, पूरी मेहनत करता हूं, चुनिंदा क्वेश्चंस लाता हूं, मैं वो क्वेश्चंस लाता हूं कि जो डायरेक्ट आपको साथियों आपके एग्जाम में देखने को मिले। चलिए, तो 15वें नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये कहां पर है? तो ये तो साथियों लखनऊ में है। ये कहां पर है साथियों? लखनऊ में है। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये भी साथियों लखनऊ में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो अगर बात करते हैं यहां पर प्रतापगढ़ की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो प्रतापगढ़ में ही किया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है या लाल मृदा पाई जाती है? तो ये तो साथियों मिर्जापुर में और सोनभद्र में पाई जाती है। क्या जो लाल मृदा की अगर बात करते हैं यूपी के साथियों मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, मुझे बताइए। जो जब हम यहां पर बात करते हैं साथियों पटना पक्षी विहार की, तो पटना पक्षी विहार ही साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर बात करें साथियों जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है यानी कि पटना पक्षी विहार, ये कहां पर है? तो ये एटा में है। ठीक है ना। अगर बात करें साथियों यहां पर अगर बात करें साथियों बखीरा पक्षी विहार ये कहां पर है? तो ये संत कबीर नगर में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। उसके अलावा साथियों लाख बहाशी पक्षी विहार जो है ये साथियों सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक साथियों विस्तार क्या है? जैसे कि मान लीजिए साथियों ये उत्तर प्रदेश है, ये तो पूछा जा रहा है साथियों पूर्व से यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 650 किलोमीटर है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो इसका भी बता दूं, मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है तो कह रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो साथियों ये कितनी है साथियों? 240 किलोमीटर है। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश का साथियों क्षेत्रफल कितना है? तो मुझे बताइए। चलिए, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, यहां पर वर्ग आना चाहिए, वर्ग किलोमीटर साथियों ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है, मुझे बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक भागों में साथियों विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से साथियों क्षेत्र है ये भी आप लोग देख लीजिए। एक तो है साथियों आपका भाबर और तराई क्षेत्र इसको कहते हैं, एक मध्यवर्ती मैदान कहते हैं और एक साथियों दक्षिणी पठार कहते हैं। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला साथियों कौन सा है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों देखिए आपके लिए बहुत अधिक मेहनत की जा रही है, तो मेरा मानना है कि आप इस वीडियो को अगर आपने अभी तक साथियों लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए साथियों यहां पर फेफड़े फाड़े जा रहे हैं, एक तरीके से मेहनत की जा रही है, कंटेंट निकाला जा रहा है। तो मेरा मानना है कि एक छोटा सा क्लिक तो आप लोग बहुत आराम से कर देंगे। तो साथियों एक छोटा सा क्लिक हमें मोटिवेशन करता है, मोटिवेशन देता है और हम मोटिवेशन होते हैं साथियों और आपके लिए और अधिक मेहनत करते हैं। और एक प्यारे से कमेंट भी कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन आसमान छू ले और हम आपके लिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए दिन रात एक कर दें, बहुत मेहनत कर डालें। ठीक है ना। क्योंकि आपको सब कुछ साथियों तैयार मिलेगा, मेहनत मुझे करना पड़ेगी, कंटेंट मुझे निकालना पड़ेगा, आपको सिर्फ साथियों वही आधे घंटे की क्लास देखना है और सब कुछ आपको याद करा दिया जाएगा साथियों क्लास के माध्यम से ही। तो एक बहुत शानदार तरीके से कमेंट आप लोग करिएगा, मैं आपके कमेंट को साथियों अवश्य लाइक करूंगा आज ही। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिले की जब हम बात करते हैं साथियों तो सहारनपुर की अगर बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, मुझे बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर में साथियों सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। और कितनी वर्षा होती है साथियों? 184.7 सेंटीमीटर तक की साथियों वर्षा होती है, यहां पर लिखा हुआ है। चलिए
उसके बाद देखिए आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा साथियों कहां पर होती है? मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, सिर्फ 54 सेंटीमीटर तक की होती है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, मुझे बताइए। तो सुहाग नगरी की साथियों जब हम यहां पर बात करते हैं, फिरोजाबाद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सुहाग नगरी किस नगर को कहा जाता है? तो फिरोजाबाद को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, यहां पर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो कि पेठा नगरी किसे कहा जाता है? तो आगरा को कहा जाता है। इत्र नगरी किसे कहा जाता है? तो कन्नौज को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है साथियों, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, कन्नौज जो है ना साथियों एक तरीके से इत्र के लिए जाना जाता है। बुलंदशहर साथियों चीनी मिट्टी के एक तरीके से बर्तनों के लिए जाना जाता है। चित्रकूट साथियों खिलौनों, लकड़ी के खिलौनों के लिए जाना जाता है। लेकिन प्रतापगढ़ साथियों अमरूद और जेली के लिए नहीं जाना जाता है, ये आंवला के लिए जाना जाता है, ये मैंने आपको बताया था। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं है। नहीं है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है? तो जो अफीम की फैक्ट्री है साथियों उत्तर प्रदेश में, ये किस जिले में है? तो मैं कहूंगा साथियों ये गाजीपुर में है। कहां पर है साथियों? ये गाजीपुर में है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी यमुना से मिलती है? यानी कि वो कौन सा जिला है? तो मैं कहूंगा इटावा वो जिला है जहां पर साथियों चंबल नदी यमुना नदी से मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में साथियों पूछा जाएगा। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है साथियों, बताइए। तो जो यमुना नदी है ना साथियों, ये उत्तर प्रदेश में जो आती है, एंट्री जो लेती है, ये सहारनपुर में साथियों सबसे पहले एंट्री लेती है। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1376 किलोमीटर है। अगर बात करते हैं साथियों अन्य नाम की, अगर बात करें यानी कि यमुना को कालिंदी नदी नदी भी कहा जाता है और खुला नाला भी कहा जाता है, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे। जो अब्दुल करीम खान है ये साथियों किराना घराने के प्रतिपादक हैं। किस घराने के? किराना घराने के प्रतिपादक हैं। और ये शामली जनपद के अंदर स्थित है। इसके संस्थापक की अगर बात करें तो अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन साथियों ये कहां पर है, मुझे बताइए। तो ये वाराणसी में है। आपको मालूम होना चाहिए कि यूपी के वाराणसी में क्या है साथियों? भारत कला भवन है। अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर अगर बात करें साथियों ये है BHU के परिसर में स्थित है। उसके बाद देखिए अटाला मस्जिद नामक 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, मुझे बताइए। यानी कि अटाला मस्जिद साथियों कहां पर है? तो साथियों अटाला मस्जिद आप लोग ध्यान रखेंगे जौनपुर में है। कहां पर है साथियों अटाला मस्जिद? जौनपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। उसके बाद देखिए साथियों इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से किस नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? यानी कि किसे, ठीक है, महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, क्या आपका यहां पर सही जवाब होगा कन्नौज। आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो किस नगर को मैं कहूंगा कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, ठीक है ना, देखिए कन्नौज की अगर बात करें साथियों, कन्नौज को महोबा श्री के नाम से जाना जाता है। नगर महोबा श्री, महोदय श्री के नाम से। और महोबा को साथियों महोत्सव नगर के नाम से जाना जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है, मुझे बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों झांसी में किया जाता है, यानी कि यूपी के झांसी में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला देखिए साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों क्या के बहुत सारे साथियों महोत्सव यहां पर दिए गए हैं। जैसे कि अगर बात करें कांपिल्य महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो फर्रुखाबाद में। कजली महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो महोबा में। कजरी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो मिर्जापुर में। देखिए थोड़ा फर्क है कजली और कजरी में। उसके बाद सुलहकुल उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो आगरा में। और ताज महोत्सव कहां पर होता है? ये भी आगरा में। और हरिदास जयंती कहां पर होती है? तो वृंदावन में। तो इतने महोत्सव और जयंतियां भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ साथियों कौन सा है? तो कौशाम्बी है। क्या आपका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए
किस वर्ष इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया? तो साथियों कब से? तो 1951। आप लोग ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1951। अगला देखिए, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत साथियों इसमें से कौन सा है? तो आपको मालूम होना चाहिए जो साथियों आल्हा लोकगीत है एक तरीके से, ये आप लोग ध्यान रखेंगे बुंदेलखंड का ही लोकगीत है जिसका नाम है आल्हा। उसके बाद देखिए साथियों, देखिए फटाफट आपको, देखिए बहुत अधिक समय आपको नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं आपके सामने किया जा रहा है कि एक क्वेश्चन आपको दिखाया जाए फिर 1 मिनट तक वो क्वेश्चन आपको दिखाया जाता रहे, ठीक है ना? नहीं साथियों, क्वेश्चन देखिए, तुरंत उसको देखिए, आंसर मैं आपको बताता हूं, तुरंत साथियों उसको तैयार कीजिए और अगले नंबर पर बढ़िए। ऐसे ही साथियों कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़ाई कर पाएंगे और आराम से साथियों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो साथियों सीतापुर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि यूपी के सीतापुर में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अगला देखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश में साथियों कहां पर है? तो ये कहां पर है? ये साथियों फुर्सतगंज में है। ये कहां पर है? ये फुर्सतगंज में है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों मथुरा में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? मथुरा में स्थित है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? बहुत आपके एग्जाम में साथियों पूछा जाता है। तो अगर बात करें साथियों ये कहां पर है, तो ये झांसी में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो मैं कहूंगा साथियों 77.73%, लगभग साथियों 78% आबादी ये ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है। तो जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या कितनी रहती है? तो लगभग वही साथियों 22.27%। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किसकी जनसंख्या साथियों सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार मैं कहूंगा साथियों प्रयागराज की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो साथियों 9 है। यानी कि यूपी में शस्य जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 9 है, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, मुझे बताइए। तो यूपी के सबसे बड़े जिले की अगर बात करें तो लखीमपुर खीरी आपका सही जवाब होगा। अगर बात करें साथियों दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सोनभद्र दूसरा सबसे बड़ा जिला है। तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हरदोई साथियों तीसरा सबसे बड़ा जिला है। कभी आपके सामने साथियों क्रम से पूछ लेते हैं कि कहा जाता है कि यूपी के 3 सबसे बड़े जिले कौन से हैं, तो लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और हरदोई, ऐसे करके ऑप्शन होगा साथियों, तो वो आपको लगाना होगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, मुझे बताइए। तो सबसे छोटे जिले की अगर बात करें तो हापुड़ साथियों सबसे छोटा जिला है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर साथियों बसा है, मुझे बताइए। तो अगर आपका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोमती के तट पर बसा है साथियों, गोमती नदी के तट पर बसा है लखनऊ, तो आपका आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, मुझे बताइए। तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में साथियों क्या संयुक्त प्रांत कहा जाता था, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाने लगा, यानी कि 1950 से साथियों इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य साथियों कौन सा है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों अपना उत्तर प्रदेश ही जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है साथियों उत्तर प्रदेश में। तो जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों यहां पर अगर बात करते हैं, देखिए ये आपके पास, देखिए ये जो आपके पास वैकेंसी है साथियों 60,000 पदों पर जो आपकी बम्पर वैकेंसी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, इसमें आप साथियों सिलेक्शन लेना आपके लिए बहुत आसान भी हो सकता है और बहुत कठिन भी हो सकता है। आसान कैसे हो जाएगा ये मैं आपको बता देता हूं कि जब आप शानदार तरीके से साथियों पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, और ये समझ लीजिए साथियों आपकी अभी एज बहुत अधिक नहीं होगी, मुझे पता है, ठीक है, हो सकता हो आपको एज रिलैक्सेशन मिला हो, ठीक है। तो कुल मिला के साथियों आप इस बार पढ़ाई कर लीजिए
और ये यूपी कांस्टेबल की जो आपको साथियों जॉब मिल जाएगी, वर्दी वाली जॉब मिल जाएगी। उसके बाद आप करिएगा उत्तर प्रदेश दरोगा की तैयारी, ठीक है ना। उसमें क्या होंगे साथियों, अभी आपके पास कोई स्टार नहीं होंगे, फिर आपके पास साथियों स्टार आ जाएंगे, आपके पास पावर आ जाएगी। क्योंकि कांस्टेबल के पद पर रहते हुए कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं मिलती है, लेकिन जब सब इंस्पेक्टर आप बन जाएंगे तो उसके बाद साथियों जो पावर आपको मिलेगी वो एक तरीके से देखने को होगी, ठीक है ना। जब आप साथियों बुलेट पर जाएंगे, एक तरीके से बुलेट पर जाएंगे, जलवा काटते हुए जाएंगे और 2 स्टार साथियों आपके लगे होंगे, ये सबसे अच्छी बात है। तो क्या कंडीशन होगी, मतलब उस पल को सोचते हुए आपको पढ़ाई करना है। क्योंकि अगर आप रिजल्ट को बिना देखे पढ़ाई करते हो, ठीक है ना, तो आप नहीं चाह पाते हो, नहीं कर पाते, उतनी मेहनत नहीं कर पाता है इंसान। लेकिन जब उसके सामने उसका लक्ष्य होता है, उसका गोल होता है, उसको जो मिलेगा, उसको जो प्राप्त होगा साथियों, उसके बाद जो वो मेहनत करता है वो एक तरीके से आश्चर्यचकित मेहनत करता है। तो कुल मिला के साथियों आप पढ़ लीजिए, आज आपके पास समय है, बहुत अधिक समय नहीं है परीक्षा में, बहुत चुनिंदा गिने चुने साथियों दिन बचे हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है ना। तो आप अपने माँ और पिता का चेहरा देखिए और पढ़ने बैठ जाइए, और सपना देख लीजिए वर्दी का और पढ़ने बैठ जाइए। कभी भी साथियों आपका अगर पढ़ने का मन ना करे तो आप अपने घर परिवार की हालत देख जाइए, उस कंडीशन को बेहतर करने का सोचिए, और आपके अंदर खुद साथियों मोटिवेशन आ जाएगा। कहीं बाहर से मोटिवेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने आसपास की चीजों से साथियों मोटिवेशन लेते रहिए, तो ये सबसे अच्छा आपके लिए होगा। चलिए खैर, अब बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर बात करते हैं साथियों देश का, यानी कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य कौन सा है, तो मैं कहूंगा राजस्थान है। तो पहला तो राजस्थान हो गया, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो साथियों चौथे नंबर पर ये उत्तर प्रदेश हो जाता है। अब यहां पर जरा देख लीजिए, मैंने आपको बताया क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, और चौथा सबसे बड़ा राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। तो जो लोग भी यहां पर साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए इत्र नगरी के नाम से साथियों किसको जाना जाता है, मुझे बताइए। तो इत्र नगरी साथियों किसे कहा जाता है, मैं आपको बता चुका हूं, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से ही जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है साथियों, पेठा नगरी किसे कहा जाता है, तो आगरा को, मथुरा नगरी, ठीक है ना, पेड़ा नगरी, कन्नौज, ठीक है, कन्नौज इत्र नगरी एक तरीके से। मथुरा की अगर बात करते हैं, मथुरा की अगर यहां पर कुछ मुझे साथियों दिक्कत साथियों लग रही है, चलिए अच्छा मैं समझ गया। देखिए यहां पर आप लोग ध्यान रखें कि मथुरा नगरी की अगर बात करें, मथुरा नगरी को पेड़ा नगरी कहा जाता है, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कन्नौज को साथियों इत्र नगरी कहा जाता है, और प्रयागराज को साथियों संगम नगरी कहा जाता है, और आगरा को साथियों पेठा नगरी कहा जाता है। तो ये 4 टॉप लेवल के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, मुझे बताइए। साथियों एक सिंगल क्वेश्चन भी मैंने नहीं छोड़ा है कि जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो और मैंने इस क्लास में साथियों उसको ना लिया हो। चलिए उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, तो 24 जनवरी 1950 को साथियों उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों इसी दिन यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाने लगा, 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाने लगा, जो कि यहां पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश दिवस साथियों 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसके अलावा 24 जनवरी को ही साथियों एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को, और उत्तर प्रदेश दिवस भी साथियों 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो मैं कहूंगा साथियों बरेली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए सीतापुर को साथियों चीनी उद्योग के लिए जाना जाता है, कानपुर को चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, लखनऊ को नवाबों के शहर के रूप में यानी कि नवाबों का शहर कहा जाता है, और बरेली की अगर बात करें तो दिया सलाई उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा चलिए सहारनपुर की अगर बात करें तो साथियों इसको सुरमा नगरी के रूप में एक तरीके से जाना जाता है। उसके बाद देखिए किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, मुझे बताइए। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे 9 नवंबर 2000 का वो दिन था जिस दिन उत्तरांचल साथियों उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। और सन 2000 में उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था, ठीक है ना। अगले नंबर का साथियों प्रश्न आप लोग देखिए कि उत्तर प्रदेश में ये ताला लिखा होना चाहिए, यहां पर साथियों क्या होना चाहिए, ये साथियों ताला होना चाहिए। ताला बनाने का प्रमुख केंद्र साथियों कौन सा है, मुझे बताइए। तो अलीगढ़ की जब हम बात करते हैं साथियों ताला नगरी उसको कहा जाता है, तो ताला बनाने का प्रमुख केंद्र अलीगढ़ ही हो जाएगा।
कैंची उत्पादन साथियों कहाँ पर किया जाता है, तो मेरठ में किया जाता है। ताला उद्योग की अगर बात करें तो अलीगढ़ में किया जाता है। माचिस उद्योग साथियों बरेली और सहारनपुर में की जाती है। इत्र का उत्पादन यानी कि इत्र नगरी एक तरीके से कन्नौज को कहा जाता है। और लकड़ी उद्योग बनारस में किया जाता है। और काजल की अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर एक तरीके से कटा हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काजल और सुरमा नगरी एक तरीके से किसे कहा जाता है, तो बरेली को। या सुरमा का उत्पादन कहां पर किया जाता है, तो बरेली यहां पर होना चाहिए था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों एक तरीके से सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए और बताइए क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो सकता है, बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, तो गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। उसके बाद देखिए डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं, तो ये सोनभद्र में पाए जाते हैं। यानी कि डोलोमाइट के भंडार साथियों, डोलोमाइट के भंडार साथियों यूपी के सोनभद्र में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने साथियों कहां पर स्थित हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए सोनभद्र और मिर्जापुर। सोनभद्र के चुर्क में और मिर्जापुर के साथियों डल्ला में सीमेंट के कारखाने स्थित हैं, आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है, तो मैं कहूंगा 68% आय प्राप्त होती है उत्तर प्रदेश को कृषि के द्वारा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कहां पर है, यानी कि साबुन कहां पर बनाया जाता है, तो कानपुर में बनाया जाता है। ये आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है साथियों कहां पर, किस वेद में, तो अथर्ववेद की जब हम बात करते हैं तो अथर्ववेद में साथियों काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए काशी की बहन किसे कहा जाता है, तो गाजीपुर को साथियों काशी की बहन कहा जाता है। वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। संगीत का उल्लेख सामवेद में मिलता है। और अगर बात करते हैं यजुर्वेद, यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यज्ञों का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है। उसके अलावा अथर्ववेद की अगर बात करें तो जादू टोना टोटका एक तरीके से अथर्ववेद में मिलता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहां पर दिया था, तो वो साथियों सारनाथ में दिया था। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। ज्ञान प्राप्त हुआ कहां पर साथियों, बोध गया में। इनका जन्म कहां पर हुआ, गौतम बुद्ध का लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। और प्रथम उपदेश इन्होंने कहां पर दिया साथियों, सारनाथ में तो इन्होंने पहला उपदेश दिया, लेकिन इनकी साथियों मृत्यु कहां पर हुई, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद अगर बात करें कि महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साथियों फैक्ट है। चलिए यानी कि हिंदी में आएगा तो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो 1973 में साथियों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। सर्वाधिक टाइगर की संख्या कहां पर है, किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर होते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो टाइगर स्टेट कहा जाता है, ठीक है ना, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके अलावा अगर यहां पर साथियों बात करते हैं कि वर्तमान समय में भारत में, ठीक है ना, कितने एक तरीके से टाइगर हैं, तो 3167 हैं साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मुझे बताइए। तो साथियों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर, तो ये लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है, मुझे बताइए। तो उत्तर प्रदेश में हीरा जो निकाला जाता है साथियों वो कहां से निकाला जाता है, वो बांदा से निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है, बांदा से निकाला जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगर आपसे पूछे यूरेनियम कहां पर पाया जाता है, यूपी में, तो ललितपुर में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो मुरादाबाद की अगर बात करते हैं साथियों, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, पीतल नगरी किसे कहा जाता है, तो मुरादाबाद को। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा देश है, वो तो साथियों सिर्फ नेपाल है। नेपाल है तो ये आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पाकिस्तान नहीं है साथियों।
ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे पर स्थित नहीं है। तो देखिए कानपुर भी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है और गढ़मुक्तेश्वर भी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए अगर आगरा की बात करते हैं तो ये तो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, ये यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आगरा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, बिल्कुल सही। चलिए उसके बाद देखिए भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भाग प्रतिशत है मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें 7.33% आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि भारत का कुल क्षेत्रफल साथियों कितना है, तो आपको मालूम होना चाहिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, मैं आपको बता चुका हूं, और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ये चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। तो साथियों रूमी दरवाजे से किया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर बात करें रूमी दरवाजा ये कहां पर है, तो ये तो लखनऊ में है। और इसका निर्माण किसने किया था, तो नवाब आसफ उद्दौला के द्वारा 1784 में साथियों रूमी दरवाजे का निर्माण किया गया था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, तो महाराजगंज की सीमा साथियों नेपाल के साथ लगती है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो हैं ये नेपाल की सीमा से साथियों एक तरीके से स्पर्श हैं। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है मुझे बताइए। तो कानपुर की अगर बात करें, कानपुर को ही साथियों उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो प्रयागराज को। उत्तर प्रदेश की विधायी राजधानी किसे कहा जाता है, तो लखनऊ को। उत्तर प्रदेश की न्यायिक खंडपीठ किसे कहां पर है साथियों, तो ये लखनऊ में है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। साथियों अगर आपने वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो साथियों लाइक कर दीजिए। और एक आपका हर एक इंसान का, जो भी इंसान देख रहा है, जो भी एक तरीके से स्टूडेंट देख रहा है इस वीडियो को, हर एक का साथियों कमेंट आज की इस वीडियो में आना चाहिए। चलिए तो फिरोजाबाद अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए कि वाराणसी की अगर बात करें तो साड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है और आगरा को पेटा नगरी और ताज नगरी कहा जाता है। लाख बहोशी अभ्यारण्य साथियों ये यूपी के किस जनपद में है मुझे बताइए। तो ये तो कन्नौज में है। कहां पर है साथियों, कन्नौज में है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है साथियों ये लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य, और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य पटना पक्षी अभ्यारण्य है। ये पटना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, तो ये एटा में है। ठीक है ना। पूछा जाए नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर है, तो उन्नाव में है। और सांडी पक्षी विहार कहां पर है, तो हरदोई में है। और समसपुर पक्षी विहार कहां पर है साथियों, रायबरेली में है। तो यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बाहर मेरा मानना है कि क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आगरा शहर की स्थापना साथियों किसने की थी मुझे बताइए। तो सिकंदर लोदी की जब हम बात करते हैं, सिकंदर लोदी के द्वारा ही आगरा शहर की स्थापना की गई थी। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगर आपसे पूछा जाए कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, ललितपुर की जब हम बात करते हैं, ललितपुर में साथियों यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं साथियों ललितपुर के देवगढ़ में ही दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर कहां पर है, ललितपुर के देवगढ़ में। इस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा की जाती है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए मुझे बताइए सही जवाब क्या है कि तीर्थों का राजा साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है। तो प्रयागराज को क्या कहा जाता है, तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। प्रयागराज को ही संगम नगरी कहा जाता है। प्रयागराज को ही कुंभ नगरी कहा जाता है और प्रयागराज को ही तंबू नगरी कहा जाता है। उसके अलावा प्रयागराज को ही पूर्व में इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह साथियों कौन सा है मुझे बताइए। तो मछली की अगर बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह ही तो है। उसके बाद देखिए राजकीय पशु की अगर बात करें तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस या क्रॉन्च है। राजकीय
राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी है, राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश है, राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक वृक्ष है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था, तो ये 1938 में साथियों स्वीकृत किया गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है साथियों, देखिए मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है, बताइए। चलिए, तो यहां पर साथियों आपका सही जवाब साथियों क्या हो सकता है, देखिए मुझे फटाफट बताइए। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, चलिए बताइए। तो क्या हो सकता है साथियों इस प्रश्न का सही जवाब, आप लोग ध्यान रखेंगे गोमती नदी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए गोमती नदी की अगर बात करें तो ये यूपी के पीलीभीत जिले से, ठीक है, पीलीभीत जिले की जो फुलहर झील है ना वहां से निकलती है। तो ये साथियों हिमालय से नहीं निकलती है, बाकी सारी नदियां निकलती हैं। उसके बाद देखिए गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुलहर झील से निकलती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर ही है। लोहे की खोज साथियों उत्तर प्रदेश के किस जनपद में की गई थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वाराणसी में ही साथियों लोहे की खोज की गई थी, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए बनारस का उपनाम क्या है, तो काशी है। काशी को ही घाटों का शहर या मंदिरों का शहर कहा जाता है, बिल्कुल सही। केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये वाराणसी में है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला साथियों कौन सा है, मुझे बताइए। तो फर्रुखाबाद की जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला फर्रुखाबाद ही है। सहारनपुर की अगर बात करें तो सिगरेट उद्योग के लिए जाना जाता है, चमड़े उद्योग के लिए साथियों कानपुर, और चीनी मिट्टी और अमरूद उत्पादन के लिए प्रयागराज, और साथियों आलू उद्योग के लिए फर्रुखाबाद और कन्नौज जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन साथियों कहां पर है, तो ये कहां पर है, ये वाराणसी में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, संगीत कला भवन की अगर बात करते हैं तो ये लखनऊ में है, और भारत कला भवन मैं आपको बता चुका हूं साथियों वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश की जलवायु साथियों कैसी है, ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी ये उत्तर प्रदेश की जलवायु है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में खुसरो बाग स्थित है, बताइए। तो खुसरो बाग की अगर बात करें ये तो प्रयागराज में स्थित है, यानी कि यूपी के प्रयागराज में ही साथियों खुसरो बाग है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का जो दुधवा नेशनल पार्क है ये कहां पर है, तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला साथियों लखीमपुर खीरी ही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेंत व बांस की बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है, तो ये काम कहां पर होता है, ये काम साथियों वाराणसी में होता है। कहां पर होता है, वाराणसी में होता है। उसके बाद देखिए कि मेरठ की अगर बात करें तो कैची नगर कहा जाता है, कानपुर को चमड़ा उद्योग के रूप में जाना जाता है, बरेली को सुरमा नगरी या काजल नगरी के रूप में जाना जाता है, और सहारनपुर को सिगरेट उद्योग के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के निम्नलिखित जोड़े में कौन सा साथियों गलत है, ये आपको बताना है, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों बाबतपुर हवाई अड्डा आगरा में थोड़ी ना, ये तो वाराणसी में है। ये कहां पर है, ये वाराणसी में है। उसके अलावा बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है, अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में है, और चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। चलिए, तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा। यहां पर भी एक बार आप लोग देख लीजिए कि बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में है। वर्तमान में बाबतपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा हो गया है। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक यानी कि सुलह कुल उत्सव ये कहां पर मनाया जाता है, तो ये साथियों आगरा में मनाया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग कि जो सुलह कुल उत्सव है इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। हिंदू और मुस्लिम के बीच जो मन मुटाव है इनको मिटाने के लिए अकबर ने ही साथियों सुलह कुल उत्सव की शुरुआत की थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कहां पर मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला साथियों कहां पर लगता है, बताइए। तो गढ़ का मेला साथियों कहां पर लगता है, हापुड़ में ही साथियों गढ़ का मेला लगता है। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। गढ़मुक्तेश्वर के मेले में भगवान शिव की प्रतिमा को विराजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में अर्ध कुंभ का आयोजन कितने वर्ष के बाद किया जाता है साथियों, मुझे बताइए। चलिए साथियों, क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो सकता है, देखिए साथियों और मुझे बताइए क्या आपका सही जवाब हो जाएगा।
देखिए जो अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है ये 6 वर्षों के बाद किया जाता है, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब देखिए भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला है, यह 12 वर्षों के बाद लगता है। कुंभ मेला पूरे 4 स्थानों पर लगता है। प्रयागराज में जो लगता है वो गंगा नदी के किनारे पर, हरिद्वार जो कि गंगा नदी के किनारे पर है, हरिद्वार में लगता है कुंभ मेला, उज्जैन में लगता है शिप्रा नदी के किनारे पर है जो, और नासिक में लगता है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर है। और अर्ध कुंभ मेला ये प्रति 6 वर्षों के बाद लगता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कानपुर को पूर्व के किसके रूप में भी जाना जाता है। तो यहां पर अगर बात करें, आप भी जानते होंगे कि कानपुर को किस क्या कहा जाता है साथियों, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को क्या कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसलिए सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य राजभाषा कौन सी है मुझे बताइए। तो साथियों उर्दू है, यानी कि अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो उर्दू आपको बता देना है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम ये कब बना, तो 1951 में बना, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा 1951 में ही हिंदी को उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, बिल्कुल सही। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा के रूप में उर्दू को 1989 में अपनाया गया था, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इनका नाम था शाह मोहम्मद सुलेमानी, और शाह मोहम्मद सुलेमानी ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल देखिए कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो 1869 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है। तो ये तो साथियों उन्नाव में है, यानी कि नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर है, उन्नाव में है। सबसे पहला पक्षी अभ्यारण्य साथियों नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है जो कि उन्नाव में है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य जो कि कन्नौज में है। उसके बाद देखिए सैयद सालार मेला साथियों, इसका आयोजन कहां पर किया जाता है। तो ये तो बहराइच में लगता है सैयद सालार मेला। उसके बाद अगर यहां पर बात करते हैं कि देवा शरीफ मेला कहां पर लगता है, तो बाराबंकी में लगता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम साथियों कब हुआ था मुझे बताइए। तो ये 1857 में हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर डेट की बात करें तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को शुरू हुआ था मेरठ से। इस 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था साथियों, कमल और रोटी था। उसके बाद 1857 की क्रांति में प्रथम बलिदान किसका रहा, तो मंगल पांडे का रहा। चलिए उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है मुझे बताइए। देखिए पहले नंबर पर तो पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ था साथियों, ये मुझे आप लोग बता दीजिए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आप लोग भी ध्यान रखेंगे, वैदिक सभ्यता का विकास सरस्वती नदी के तट पर हुआ था, यानी कि आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सरस्वती नदी है। इसी नदी के तट पर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था, बिल्कुल सही। गंगा यमुना सरस्वती का तट प्रयागराज को साथियों कहा जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहा, यानी कि आपको साथियों कमेंट सेक्शन में बताना है कि 101 का आंसर क्या होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी, वाणिज्य फसल कौन सी है, तिलहन है, गन्ना है, जूट है या साथियों कपास है, ठीक है ना। चलिए तो साथियों ये आपको क्लास साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों आप लोग जरूर बताएंगे। और यहां पर लिखा हुआ है कि यूपी जो है ना ये गन्ने के उत्पादन में साथियों पहले स्थान पर ही है। चलिए तो कुल मिला के अगर बात करते हैं इस क्लास की, अगर बात करें कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने 4 मित्रों के साथ अगर आप शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, या किसी एक ग्रुप में आप शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो साथियों जो पीडीएफ का जिक्र मैंने आपको किया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल सभी शिफ्ट का 18 शिफ्ट का आपको दी जा रही है साथियों सिर्फ 25 रुपए में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप लोग ले सकते हैं। और रोजाना रात्रि 8 बजे साथियों एक क्लास होती है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, वो आपको लेना चाहिए। और एक रात्रि 10 बजे एक क्लास होती है जिसमें जीके के टॉप 100 क्वेश्चन साथियों आपको करवाए जाते हैं, ठीक है ना, वो सभी परीक्षाओं के लिए एक तरीके से। उसके अलावा एक यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्लेलिस्ट का लिंक होगा साथियों डिस्क्रिप्शन में, एग्जाम से पहले पहले उस पूरी प्लेलिस्ट को साथियों खत्म कर डालिएगा, आपका एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।